हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में हम जैनेश कासलीवाल जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे आप सिंपल और प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच यूज करके 5 गुना तक बढ़ने वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी, स्टेज एनालिसिस के बारे में बात की थी और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स के बारे में भी बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके इन तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिला के कैसे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो ये देखेंगे। तो चलिए ये एपिसोड शुरू करते हैं। Now, let us combine all of these three concepts to what are we looking for. Now, अगर हम पुराने हमारे चार्ट देखोगे तो पुराने हमारे चार्ट में हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि स्टॉक जो है स्टेज 2 में था। हमें ये पता चल गया कि स्टॉक हमेशा स्टेज 2 में ही मल्टीबैगर बनेगा। हमें ये भी पता चल गया है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन हमेशा पॉजिटिव रहेगी और ग्रेटर देन जीरो और इंक्रीजिंग रहेगी, राइट। तो आरएस लाइन जो रहेगी हमारी पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो और इंक्रीजिंग रहेगी। और हमें वॉल्यूम के बारे में पता चला है कि वॉल्यूम शुड बी अप ऑन अप डेज कंपेयर टू डाउन ऑन डाउन डेज। सिंपल। तो अगर हम ये चीजें कंबाइन करते हैं अब, तो हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं पुराने पास्ट मल्टीबैगर को देखकर। वो है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल जेनेसिस इंटरनेशनल का चार्ट खोला, राइट, तो अभी हम इसने 500% का रिटर्न दिया है। अगर आप देख लीजिए फर्स्ट थिंग, अभी मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करता हूं, इसको हटाते हैं, राइट। अभी हम देख रहे हैं, अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? Firstly, I am repeating again. Are we trying to catch the bottom? No, we are not trying to catch the bottom. हमें बॉटम से मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है कि हम करेक्ट ट्रेंड में बाय करें ताकि हमारा पैसा कम फटाफट या फास्टली मल्टीप्लाई एंड कंपाउंड हो। तो फ्रॉम द लोस द स्टॉक, एक और फैक्ट ये है कि फ्रॉम द लोस द स्टॉक आर ऑलमोस्ट डबलिंग बिफोर एंटरिंग इनटू स्टेज 2। मतलब लोएस्ट पॉइंट ये था स्टॉक का, फिर स्टॉक ने ऐसा ऐसा मूवमेंट करा, फिर स्टॉक का स्टेज 2 का ब्रेकआउट इधर आया है। तो ये जो जर्नी थी, ये वाली जो जर्नी है, इसे हम इधर स्टॉक ऑलमोस्ट डबल ही हो रहे हैं, मिनिमम डबल हो रहे हैं। समटाइम्स द स्टॉक आर मूविंग 2x आल्सो ड्यूरिंग फ्रॉम बॉटम टू द स्टेज, फ्रॉम द बॉटम टू द स्टेज 2, राइट। तो इधर हम कंबाइन कर रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट को कि ये देखिए स्टॉक में स्टेज 1 का ब्रेकआउट आया है इधर, प्लस आप देख रहे हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जो है वो ग्रीन हो चुकी है। फ्रॉम द पास्ट इट वाज कंटिन्यूअसली रेड, अब हो गई है कंटिन्यूअसली ग्रीन। तो इसका मतलब ये है, अब हम क्या अज्यूम कर सकते हैं? अज्यूम मतलब इससे क्या कंक्लूजन आ चुका है हमारा? इससे ये कंक्लूजन आ चुका है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन को देखकर ये कंक्लूजन आया है कि स्टॉक हैज स्टार्टेड टू आउट परफॉर्म, मतलब स्टॉक निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। स्टॉक में मोमेंटम फिर से आ गया बेसिकली। हाँ, momentum, the stock has started to gain momentum, first thing. Second thing is stock is trading above the key moving average, that is the 30-week MA. That means buyers have got into this particular script and they do not want to push the prices. The sellers are not able to push the prices down. तो हमें एंटर कब करना है? हमें बेसिकली एंटर स्टेज 1 ब्रेकआउट पे करना है और साथ में रिलेटिव स्ट्रेंथ की लाइन भी ग्रीन होनी चाहिए। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि स्टॉक के रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन ग्रीन रहनी चाहिए और स्टॉक ने स्टेज 1 ब्रेकआउट देना चाहिए। अब हमने उस चीज को समझ लिया। अब अभी हम कुछ चार्ट्स देखेंगे। अब हम हमारे पास तो 80 चार्ट है, हम 80 चार्ट तो नहीं, हम 4 से 5 चार्ट देखेंगे जिसमें सेम ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, राइट। तो जेनेसिस इंटरनेशनल में हम देखें कि हमें बॉटम पे पैसा बनाने के लिए हमें लोएस्ट पॉइंट पे बाय करना जरूरी है क्या? नहीं, हमें लोएस्ट पॉइंट पे बाय करना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, अंडरस्टूड दैट। नाउ हमने इधर देखा, अभी हम कुछ और चार्ट देखते हैं, जैसे कि ओके, तो तेजस नेटवर्क आप देख रहे हो कि तेजस नेटवर्क फ्रॉम 27 रुपीज इट हैज गॉन टू 100 रुपीज एंड ऑलरेडी स्टॉक हैज बिकम ऑलमोस्ट 3x फ्रॉम लो, राइट। तो क्या हमें ऐसा जरूरी है क्या कि स्टॉक 3x हो चुका है तो और बढ़ नहीं सकता है? तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टॉक लोएस्ट पॉइंट से बस अभी तक स्टेज 1 के ब्रेकआउट पे ही आया है। स्टॉक जैसे ही स्टेज 2 में एंटर करेगा, स्टॉक हैज द हाई प्रोबेबिलिटी that it is going to give you 5x 10x return over a period of
1 year 2 years or so. हाँ, it depends. Now this is a game of patience and आपको इसमें एक्टिवली ट्रेड करने की जरूरत नहीं है कि आपको हर रोज उठकर स्टॉक को देखना चाहिए या ऐसा बिल्कुल भी. आप वीकली एनालिसिस भी करोगे तो दैट इज मोर देन इनफ, राइट. तो अभी हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्टेज 1 से ब्रेकआउट दे दिया है, प्लस आप देख रहे हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन हमारी ग्रीन हो चुकी है, प्लस आप देख रहे हो कि स्टॉक में आप वॉल्यूम्स देखिए. स्टॉक व्हेनेवर द प्राइस इज ट्राइंग टू मूव अप, ये देखिए मैं हाईलाइट करता हूं, व्हेनेवर द प्राइस इज ट्राइंग टू मूव अप द वॉल्यूम्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. और जब भी प्राइस एक पुल बैक ले रहा है, जब भी प्राइस एक पुल बैक ले रहा है, वॉल्यूम्स आर गेटिंग ट्राइड. आप देख लीजिए कभी भी जब भी हमारा ग्रीन कैंडल बना है बड़ा सा, उसमें हमें बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स मिले, राइट. दैट इज वन थिंग. तो इसने स्टॉक ने तेजस नेटवर्क ने ब्रेकआउट दिया है. स्टॉक हैज गिवन आरएस ब्रेकआउट, दैट इज द आरएस हैज गॉन इनटू पॉजिटिव. स्टॉक हैज गिवन अस stage 1 breakout. Now after entering at 112, what is the price right now? The price right now is 500 rupees. Understood? Has the stock given us a sell signal till now? No, the stock has not given us a sell signal, nor relative strength line has turned into negative. Relative strength line अगर नेगेटिव में टर्न होती है उसका मतलब है कि स्टॉक इज अंडर परफॉर्मिंग, तो मतलब आपको कोई नया स्टॉक ढूंढना चाहिए. बट इसमें हमें दिख रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जो है वो अंडर परफॉर्मिंग में आई ही नहीं है, और हमारी ना ही स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है स्टेज 3 का. तो ये हमें तेजस नेटवर्क के में सो जैनेश, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तेजस नेटवर्क्स में स्टॉक ने थोड़े हफ्तों के लिए वीकली मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था. सो बेसिकली एग्जिट करने के लिए तीनों ही चीजें होनी चाहिए तो ही हम एग्जिट करेंगे. इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? देखिए, एग्जिट करने के लिए देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं. हम वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, राइट. क्योंकि ये अंडर परफॉर्मेंस होने के बाद में आपको बताएगा कि अंडर परफॉर्मेंस चालू हो चुका है. अंडरस्टूड? हम 52 वीक पीरियड का इस्तेमाल कर रहे हैं. ये जब अंडर परफॉर्मेंस इसका चालू मतलब काफी समय तक ये अंडर परफॉर्म करेगा, तभी तो ये रेड लाइन में आएगा ना. अगर देखिए अब इसका अंडर परफॉर्मेंस चालू हो चुका है तो ये लाइन धीरे 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 नीचे आएंगे. अंडरस्टूड? तो हो सकता है कि प्राइस इधर आने के बाद में इसका अंडर परफॉर्मेंस चालू हो, क्योंकि स्टिल इट इज ओवर दिस पीरियड इट इज स्टिल आउट परफॉर्मिंग. बट इस पीरियड में हमारा जो गेन है वो वाइप आउट हो जाएगा. तो बेसिकली हम कब एग्जिट करेंगे? हम स्टेज 3 के ब्रेकडाउन पे ही एग्जिट करेंगे. सो ब्रेकडाउन कब आएगा? जब हमारा स्टेज 3 का जब बेस जो है हमारा, जब स्टेज 3 का बेस का ब्रेकडाउन आएगा. बेस मतलब क्या है? जैसे हमने एंट्री के टाइम पे स्टेज एनालिसिस किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आना चाहिए इधर. तो सिमिलरली स्टॉक में स्टेज 3 के टॉप पीरियड में, दैट इज अगर ये स्टेज 3 का टॉप था और स्टॉक एक साइडवेज जोन है जैसा इधर दिख रहा है आपको, तो इसमें हमें कहां एग्जिट करना चाहिए? अब इसमें हमें 368 के नीचे ही एग्जिट करना चाहिए अभी के चार्ट के हिसाब से. नाउ वन मोर थिंग कैन हैपन कि स्टॉक कैन गिव अ ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड आल्सो. तो उस टाइम पे आपको क्या देखना है? फिर आपका एग्जिट कहां हो जाएगा? फिर स्टॉक ने ऐसा ब्रेकआउट दिया है तो फिर स्टॉक इधर एक कंसोलिडेशन पीरियड बनाएगा फिर से, और फिर स्टॉक अगर इधर ब्रेकडाउन देता है इधर से, अंडरस्टूड, अगर स्टॉक नीचे जाता है तो हमें कहां एग्जिट करना है? ये एरिया में, दैट इज 556. अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस कहां आ चुका है? ये एरिया में. अंडरस्टूड? सो ये हमारा जो मूविंग एवरेज है, क्योंकि मूविंग एवरेज भी ऊपर आएगा ना अपने आप ही, क्योंकि प्राइस ऊपर गया है तो मूविंग एवरेज विल आल्सो स्लोली टर्न अप हियर. तो इसीलिए हमें बेस का ब्रेकडाउन का वेट करना है, ना कि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन को रेड में होने तक का वेट करना है. क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन को अगर आप काफी टाइम से, अगर इफ यू आर फॉलोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन, देन यू विल सी कि एग्जिट के टाइम पे वो काफी टाइम बाद आपको एग्जिट मिलेगा. सिमिलरली जैसे हमें एंट्री के टाइम पे काफी टाइम बाद एंट्री मिल रही है ना, तो सिमिलरली आपको एग्जिट के टाइम पे भी काफी टाइम बाद मिलेंगे. तो इसलिए हम स्टेज 3 के ब्रेकडाउन के बाद में ही एग्जिट करेंगे, वॉट एवर द प्राइस में बी, अगर वॉट एवर द थिंग में बी, इवन इफ इट इज इन आरएस इज इन पॉजिटिव और नॉट, दैट डज नॉट मैटर, राइट. तो तेजस, हाँ राइट. तो अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे रामा स्टील. ये हम अब रामा स्टील का एग्जांपल देखेंगे. इस चार्ट में अब जब हम देख रहे हैं कि रामा स्टील का जो ये रेजिस्टेंस एरिया था, दैट वाज अराउंड ये एरिया जो था 68 रुपीज पे. फिर स्टॉक ने इधर एक ब्रेकआउट दिया और स्टॉक ने कंटिन्यूअसली इधर कंसोलिडेट किया.
Now patience, as I mentioned कि patience, all you need during in trading is patience. Now आप सोचोगे कि मैंने आज स्टॉक बाय किया है और 6 महीने में डबल हो जाए, तो वो 10 में से आप मानकर चलो कि 100 में से एक बार होगा कि 6 महीने में आपका स्टॉक डबल हो गया। बट टू फॉर योर रिटर्न्स टू मल्टीप्लाई यू नीड टू गिव सम टाइम, क्योंकि आप, ये एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस नहीं है, ये बोल सकते हो ये काइंड ऑफ बोरिंग इन्वेस्टिंग है या बोरिंग ट्रेडिंग टाइप की जर्नी है, बट इसमें आपका पैसा जो है काफी फास्टली कंपाउंड होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। राइट नाउ इसमें देखेंगे हम कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है एट अराउंड 68 रुपीज के आसपास, राइट 68 पे ब्रेकआउट दिया है। हम सेम चीज अप्लाई करेंगे, क्या स्टॉक ने वॉल्यूम एनालिसिस में, क्या स्टॉक ने वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है, ये राइट, इधर वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है, फिर स्टॉक में कंसोलिडेशन आया, फिर स्टॉक हैज अगेन पिक्ड अप दैट वॉल्यूम, इधर आ गया हमारा वॉल्यूम, सॉरी इधर हमारा वॉल्यूम आ गया। नाउ हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन रेड से ग्रीन में आ चुकी है और कंटिन्यूअसली अब इधर इंक्रीज, अब इधर ग्रीन में आ चुकी है और अभी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। स्टॉक 68 रुपीज का आज क्या भाव है, आज है इस स्टॉक का प्राइस 350 रुपीज, so that has almost become 5x 6x rupee 6x till now. So this is the third example where similar characteristic of relative strength line, price analysis, price volume analysis and stage analysis is coming. सो जैनेश, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे ये चीज़ ने काम किया है, क्या कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं जहाँ पे ये चीज़ फेल हुई है? राइट, तो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि हमें ये भी जानना जरूरी है कि ये चीज फेल होती है कि नहीं, कि अगर ऐसा होता कि ये चीज फेल होती नहीं तो शायद आज इस चीज को सभी लोग मल्टीप्लाई कर कर, आई मीन यूज कर कर करोड़पति अरबपति बनते हैं, राइट। बट ये चीज फेल होती भी है और इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जहां पे हमारे ये चीज सेम चीज फेल हुई है, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि प्रकाश इंडस्ट्रीज का, अब प्रकाश इंडस्ट्रीज में अगर हम देखेंगे कि प्रकाश इंडस्ट्री ने इधर स्टॉक ने स्टेज 1 का ब्रेकआउट दिया है, स्टॉक में वॉल्यूम्स ह्यूमंगस, इधर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट आया, स्टॉक ट्राई टू मूव अप, इधर हम देख रहे हैं कि स्टॉक 60 रुपीज का 100 रुपए गया, दैट मीन अराउंड 50% का रिटर्न दिया है और उसके बाद के पीरियड से स्टॉक अगेन हैज कम बैक टू द हैज अगेन कम बैक इनटू दैट रेंज ऑफ स्टेज 1, right? So this was a period, yeah, this is a stock where if you would have bought here and अगर आप वेट कर रहे हो तो you are still at negative to zero returns till now, okay? तो इधर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया होगा इस ड्यूरेशन में and you would have been out of this trade, okay? So this is one example where our stop loss was got hit and आप देख लीजिए कि हमारे पैरामीटर जो है, जो प्राइस वॉल्यूम के पैरामीटर्स है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ के पैरामीटर्स है, सभी चीजें फुलफिल हो रही है। जैसे कि आरएस लाइन हमारी ग्रीन है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा आई है और ब्रेकआउट भी आया है स्टेज 1 के नहीं ऊपर, बट स्टिल फेल हुआ है ना। तो बट आप देख लीजिए इस कॉन्सेप्ट में आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि अगर हम कोई भी स्टॉक में एंट्री के टाइम में 15% का स्टॉप लॉस लगाते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड में आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारा 15% का स्टॉप लॉस है, बट व्हाट आर आवर टारगेट्स इन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, आवर टारगेट्स आर 100%, 200%, राइट। तो अगर हमारे 2 से 3 स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं कंटिन्यूअसली, बट हमारा एक ही स्टॉक, अगर हमें एक स्टॉक में 100% रिटर्न मिला है, तो क्या कितने स्टॉक का हमारा लॉस कवर हो चुका है? अराउंड 6 स्टॉक के आसपास का हमारा लॉस कवर हो चुका है, राइट। तो हमारी प्रोबेबिलिटी जो, अगर हम 10 ट्रेड भी लेते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर सेम कॉन्सेप्ट पे 10 ट्रेड लेते हैं तो हमारे 6, अज्यूमिंग यू इन्वेस्ट इक्वल क्वांटिटी इन ईच स्टॉक और आपका 15% अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो if we are investing 10% of our portfolio in 10 stocks, understood? अगर हमारा 1 लाख का पोर्टफोलियो है, हमने 10,000 रुपए हर एक स्टॉक में डाले, तो अगर हमारे 6 भी लॉस होते हैं तो इस 6 लॉस में हमारे 15% का स्टॉप लॉस हिट हुआ, हर 6 इसमें। बट ये अगर 4 में हम मानकर चलते कि चार में से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, 2 में बस हमें 50% का टारगेट मिला है, राइट, और 2 में हमें तो अभी तक 5x 6x वाले स्टॉक मिले। हम बहुत वर्स्ट के सिनेरियो लेते हैं कि हमें इधर बस 100% के रिटर्न मिले, राइट। 2 में हमें 100% के रिटर्न मिले, जबकि अगर आप ट्रेंड राइड करोगे तो क्या 100% रिटर्न, क्या आपको 200 200 300% रिटर्न नहीं मिल सकता है? ऑब्वियसली आपको, अगर आप ट्रेंड पूरी राइड करोगे 2 साल 3 साल की,
तो आपको 5x 10x रिटर्न तो आराम से मिल सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज देखोगे तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अराउंड 1:10 के ऊपर ही जाता है जनरली, राइट। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10, अगर हम एवरेज परसेंट अगर हम देख लेते हैं कि हमारा एवरेज विन लॉस हम 15% के आसपास ला लेते हैं और हमारा एवरेज गेन हम 100% पे रख लेते हैं, राइट। क्योंकि हम एटलीस्ट 100% तक तो राइड करेंगे ना उस ट्रेंड को, क्योंकि अगर हम बड़े टाइम पीरियड, बड़े टाइम होराइजन को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो, राइट। तो रिस्क टू रिवॉर्ड इज इन आवर फेवर कंप्लीटली। ओके, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू कवर इज, क्या हम इसमें री एंट्री ले सकते हैं कि नहीं। नाउ वन मोर, दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, हमें री एंट्री का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए कि अगर स्टॉक ने फिर से आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट कर दिया है, तो इस केस में अभी हमारी एंट्री, आर एंट्री विल बी नाउ व्हाट इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस इन दिस चार्ट, इज द इमीडिएट रेजिस्टेंस दिस पॉइंट, ये हमारी इसके आसपास हमारी एंट्री होगी, नहीं, अभी हमारी एंट्री इमीडिएट रेजिस्टेंस के बाद में होगी, दैट इज अराउंड 103 rupees. Now, even though if RS turns positive tomorrow, day after, or next week, our entry will not be triggered until and unless this immediate resistance gets broken. Because हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस के बाद में ये रेजिस्टेंस जो था, जो इमीडिएटली पिछले 2 साल में बना था, इस पे स्टॉक ने टच करा और बहुत रिवर्स मार लिया, दैट फेल अराउंड 50% from that resistance, right? So one more example is Cosmo Films, राइट। सेम कॉन्सेप्ट, इस चार्ट में अगर आप देखोगे कि हमारा हमने एंटर किया है स्टेज 2 के ब्रेकआउट पे, इधर देखोगे कि हमारी आरएस लाइन जो है वो ग्रीन है, इधर हमारी आरएस लाइन ग्रीन है, वॉल्यूम्स हैव पिक्ड अप हियर, हमारा स्टेज 1 ब्रेकआउट आया, अब हमने इधर एंट्री ली है, राइट। हमने इधर एंट्री ली है, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, फिर स्टॉक ऊपर जाकर रिवर्स मार लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम मानकर चलते हैं हमारा 15% का स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब हमारी फ्रेश एंट्री कब होगी, अब हमारी फ्रेश एंट्री होगी इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे, राइट। तो अब हमने 356 में वापस से एंट्री की, क्या आप ये सोचोगे फिर से कि 250 का स्टॉक 350 हो गया, हम एंट्री नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो सिस्टम है उसको फॉलो करो, भले ही वो स्टॉक 10x भी हो जाए लो से ऊपर आने तक, स्टेज वन में आने के लिए, बट आफ्टर द स्टेज 1 उसका जो मूवमेंट होगा वो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होगा, और इसके लिए आपको वापस से री एंट्री का मौका इधर आपको मिला, आपने वापस से 350 पे एंट्री ली, और आज प्राइस देखो अराउंड, सॉरी, आज प्राइस है 2004 रुपए, राइट। सो स्टॉक इधर देखिए, स्टॉक ने हमें एग्जिट दिया था कि कहीं पे भी स्टॉक ने हमें कहीं पे भी एग्जिट दिया नहीं, स्टॉक हैज अगेन गिवन अ फ्रेश ब्रेकआउट अबव दिस एरिया, राइट। तो नाउ अगर आपके पास पुरानी पोजीशन कहीं पे भी है, तो आप पुरानी पोजीशन को कहाँ पिरामिड कर सकते हो, कहाँ एवरेज कर सकते हो, आप जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है, दैट इज अराउंड दीज एरियाज, these are the areas where you can average your stock. Why? Because हमें हमेशा ऐसे, देखिए एक सवाल है सभी दर्शकों से कि अगर आपको बैटिंग करनी है, अगर आप एक घोड़ों की रेस में देखने जाते हो और आपको अगर बैटिंग करनी हो, तो आप कौन से घोड़ों पे बैट करोगे, उन हॉर्सेस पे आप बैट करोगे दोज आर हैविंग द हिस्ट्री ऑफ विनिंग, सिंपल। अगर हॉर्स ए है, हॉर्स बी है, और हॉर्स ए हमेशा आपको दिख रहा है कि हॉर्स ए काफी टाइम से परफॉर्म कर रहा है, और पिछले 10 रेस में हॉर्स ए ने 8 रेस जीता है और हॉर्स बी ने बस 2 ही रेस जीता है, तो क्या आप हॉर्स ए पे बैट करोगे या हॉर्स बी पे? आप ऑब्वियसली हॉर्स ए पे बैट करोगे, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हॉर्स ए की जीतने की ज्यादा है। अगर आपने हॉर्स ए पे बैट किया और हो सकता है कि उस रेस में वो हार गया, तो क्या आप ऐसा विल यू forget the whole concept of putting a bet on a winning horse? No, because एक बार ऐसा होने से क्या आपका कॉन्फिडेंस लूज होना चाहिए? नहीं। तो सिमिलरली अगर आपका इधर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो क्या आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है, ऐसा सोचना चाहिए क्या नहीं ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा? नहीं, स्टॉप लॉस हिट होना ही है, आप मानकर चलो ना कि 10 ट्रेड लोगे आप ये कॉन्सेप्ट पे, तो 5 में आपका स्टॉप लॉस गारंटी हिट होगा। अगर आपने अगर आपने आपके माइंड को ऐसा ट्रेन किया हुआ है, तो फिर आप इस ट्रेडिंग को आप बहुत ब्यूटीफुली राइड कर सकते हो, इस जर्नी को, क्योंकि वंस यू प्रिपेयर योर माइंड कि नो आई एम रेडी टू गिव लॉसेस, आई डू नॉट फियर दैट, देन यू डोंट हैव एन इश्यू व्हाइल बुकिंग द लॉस। बट अगर आपको लगता है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट हो और फिर आपको दिख रहा है कि ये ट्रेड में लॉस हो रहा है, तभी आपको प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो आएगा, राइट। तो booking loss is a part of game. Do not get hesitant
टू बुक अ लॉस, बिकॉज आप देखिए, आप जितना ज्यादा लॉस बुक करोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में आएगी, नहीं कि नेक्स्ट ट्रेड मेरी हाईएस्ट विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड रहेगी। अगर आपने कंटिन्यूअसली 50% प्रोबेबिलिटी के साथ हम ट्रेड करते हैं कि पांच ट्रेड में हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया, पांच में हम मानकर चलते हैं कि पांच में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, पांच में विनिंग ट्रेड रहेगा, राइट। तो अगर आपके कंटिन्यूअसली पांच स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपने छठी ट्रेड लेने में तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि नाउ द प्रोबेबिलिटी हैज कम इनटू योर फेवर कि अब मेरे पांच स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, जो हो सकता था कि रैंडमली कभी भी ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ 5-10 ट्रेड्स हो सकते थे, लाइक ये हमारे 10 ट्रेड है, assume that these are हमारे 10 ट्रेड्स और 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडरस्टूड। ये एक और, ये 10 ट्रेड है, तो हो सकता है कि वो 5 लॉस मेकिंग ट्रेड आपके कोई भी हो सकता था कि ये वो ये और ये हो, राइट। वो हो सकता था आपकी कंटिन्यूअसली लॉस 5 वाले हो, या हो सकता था पहले 5 आपके प्रॉफिट आ गए और फिर लास्ट के 5 10 लास्ट के 5 शुड वुड हैव बीन लॉस मेकिंग। तो लॉस आपको कभी भी लग सकता है, यही बात है कि लॉस को एम्ब्रेस करना सीखो। लॉस आया, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो होने दो, बाकी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। अगर आपको री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ये हम इस स्टॉक में वापस से री एंट्री लेंगे, और हमें इधर वापस से एग्जिट नहीं मिला है, राइट। नाउ अभी हमने पुराने मल्टी बैगर्स देख लिए, तो अब ये बातें तो हो चुकी है, पुरानी बातों को समझाना तो काफी इजी लगता है, राइट। तो अब हम ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जो यही क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, और जनरली हमें देखिए ये सिस्टम को कब फॉलो करना चाहिए, जब भी हमें दिख रहा है कि मार्केट एक कंडीशन, एक करेक्शन के बाहर आ रहा है, एक बेयर मार्केट के बाहर आ रहा है, ये स्ट्रैटेजी तब सबसे ज्यादा आपको काम आएगी। क्यों? देखिए, अगर वीक मार्केट में आपकी स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रीन है, मतलब क्या है कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशन हमारी वीक है, बट आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ लाइन जो है अभी भी ग्रीन में है, तो इसका मतलब है कि वीक मार्केट में भी स्टॉक एक स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है उसकी पोजीशन। तो स्ट्रॉन्ग मार्केट जब आएगा नेक्स्ट टाइम, तो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में उसकी ऑलरेडी पोजीशन एक स्ट्रॉन्ग थी, तो वो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करने लग जाएगा, अंडरस्टूड। इसको और सिंपल लैंग्वेज में, इसको सिंपल तरीके से देखें तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग गेट्स स्ट्रॉन्गर वैसा वाला होता है, दो जो बिग गेट्स बिगर। हाँ, सिंपल एक और एग्जांपल देखो, तो अगर आपके पास एक टेस्ट है, राइट, एक स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, अगर एक इजी एग्जाम, एक हार्ड एग्जाम आई है, एक हार्ड एग्जाम में स्टूडेंट ए ने 85 मार्क्स लाए हैं और स्टूडेंट बी ने 60 मार्क्स लाए हैं, राइट, अज्यूम कर लो। तो अब जब इजी एग्जाम आएगी, तो क्या स्टूडेंट ए 95 मार्क्स ला पाएगा कि नहीं? क्योंकि पहले उसकी हार्ड एग्जाम थी, तो स्टूडेंट ए 85 से 95 पे जंप करेगा, और हो सकता है कि स्टूडेंट बी 60 से 70 पे ही जंप कर पाए, या 60 से 65 पे ही जंप कर पाए, क्योंकि हार्ड से इजी है। बट हम देख रहे हैं कि रिलेटिवली आउट परफॉर्मेंस इस स्टूडेंट ए का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने हार्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म किया है, तो इजी एग्जाम में तो गारंटीड है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा ही, सिंपल। तो हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढेंगे जो अभी हमने लाइव ट्रेड्स लिए थे सभी मेंबर्स के साथ में, जिससे आपको इस सिस्टम पे भरोसा आएगा कि नहीं, ये सिस्टम काम करेगा। अगर देखिए, आपको हम नई चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यू मे टेक सम टाइम टू बिलीव इनटू दिस सिस्टम। सो व्हाट यू कैन डू इज invest some percentage of portfolio using the strategy. I'm not telling to go all in, because you will need to build a conviction over the system, right? तो conviction build करने के लिए आपको पहले प्रॉफिट देखना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट कब आएगा? जब आप थोड़ा इन्वेस्ट करोगे। बस आप ट्रैक करोगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। जब तक आप आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10% नहीं डालते हो कोई भी स्टॉक में यूजिंग द सेम स्ट्रेटेजी, और आपको दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है, कि कैसा प्राइस का मूवमेंट आ रहा है, कितने पीरियड में कितना परसेंटेज का रिटर्न मिल रहा है, तो तब तक आपको लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। क्योंकि तो ये चीज मैं मेरे दर्शकों को हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी आप कोई हमारा शो देखे तो उसे फेस वैल्यू पे ना ले, उसको आप अपना बनाएं, आप उसमें बैक टेस्ट कीजिए, यू इंटरनलाइज द सिस्टम दैट इज बीइंग शेयर्ड विथ यू। तो जब तक आप अपने तरीके से वो सिस्टम को समझेंगे नहीं, तब तक आपको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। राइट, तो वही बात है कि सिंपल सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो अगर आपको स्विमिंग सीखना रहा, तो क्या आप बस ट्रेनर आपको समझाएगा कि बैक स्ट्रोक करना है या बटरफ्लाई पोज करना है, तो क्या आप उस
की बातों में आकर क्या आप स्विमिंग सीख सकोगे क्या? कि नहीं मुझे ऐसे पोज करना है या ऐसे हैंड मूवमेंट या लेग मूवमेंट करना है, नहीं। जब तक आप स्विमिंग पूल में कूदोगे नहीं, जब तक आपको ट्रेनर आपको खुद से आकर डीप में ढकलेगा नहीं, तब तक आप स्विमिंग नहीं सीखते हो। सिमिलरली ट्रेडिंग में ये जो नॉलेज है या ट्रेडिंग में ये जो बुक्स है या यूट्यूब के वीडियोस है, ये आपको बस एक पुश देने के लिए है कि हाँ ये एक पाथ है जिससे आप जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये पाथ, आपको ये डायरेक्शन राइट लगती है तो आप इस पाथ को फॉलो करिए। अगर आपको लग रहा है कि जो ये डायरेक्शन से मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो आप दूसरा पाथ चूज करने की कोशिश करिए। सिंपल है। बट आपको कूदना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको पाथ कैसे पता चलेगा अगर आपको क्या पता, आई मीन हाउ विल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू कम अहेड इन द पाथ अंटिल एंड अनलेस यू आर गोइंग इनटू दैट डायरेक्शन, राइट? थिंग्स हैव ऑलरेडी हैपेंड। तो हम अभी ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो हमारे स्टॉक को जो हमारे फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया है, दैट इज द 52 वीक आरएस पॉजिटिव वॉल्यूम्स ऑन द ब्रेकआउट एंड द स्टेज 1 ब्रेकआउट। सो ऑल दीज आर गेटिंग फुलफिल्ड। तो पहला स्टॉक के बारे में हम देखेंगे, दैट इज रुचिरा पेपर्स, वेयर यू सी that RS is positive, volumes breakout is happening on volumes, and the stock has given stage 1 breakout. So similar thing is happening in most of the paper stocks. So this sector as a whole is good to go. Now the second stock that I am going to talk about is Shankara Building, where you see that the similar structure is happening: stage 1 breakout, relative strength positive, volume activity, and the company buying the stake from the open market. This is the second thing. The third stock that I'm going to talk about is HSCL, where the things are getting repeated again and again. So there are numerous stocks that are fulfilling our filtration criteria of volume breakout, stage analysis, and relative strength positive. So this is the third stock. Fourth stock that I'm going to talk about is Goa Carbon, where the stock, अगर हम stock का structure देखेंगे तो हमें दिख रहा है कि stock एक stage 1 के breakout से बाहर निकला है and 525 का price है। The fifth stock that I'm going to talk about is TVS Electronics. Now here also you see that volumes are on very high, on the higher side, and stock has a good potential to move up and has a good relative strength line. सो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे ये जो तीनों ही क्राइटेरियाज है वो जैसे कि जैनेश ने बताया कि तीनों क्राइटेरियाज मीट कर रहे हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि जो भी स्टॉक्स इस पूरे एपिसोड में डिस्कस हुए, दीज आर जस्ट फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे वी आर नॉट रिकमेंडिंग, वी आर नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशंस। तो आप अपने तरीके से भी स्टॉक की जांच पड़ताल कर ले और फिर ही अपने पैसे इन स्टॉक्स में डालें। वी आर डूइंग इट फ्रॉम एन एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ओनली। सो जैनेश, हमने बहुत सारी बातें की एंट्रीज और एग्जिट्स के बारे में। इसमें आपने पोजीशन साइजिंग या फिर आप कैसे पिरामिड करते हो यूजिंग योर सिस्टम, इसके बारे में भी आपने अपने ट्वीट्स में लिखा था, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? Sure. Now position sizing is one of the most important things in trading. अगर आप समझ लो कि अगर आपके पोर्टफोलियो का आपने 1% डाला है कोई स्टॉक में और वो स्टॉक डबल होता है इनकेस, तो आपको उस पोर्टफोलियो पे कितना परसेंटेज रिटर्न मिलेगा? 1%। तो इज दैट 1% और इज दैट 100% गोइंग टू चेंज योर पोर्टफोलियो? नो। सो इस केस में हमें पोजीशन साइजिंग ऐसे करना चाहिए जैसे कि अगर स्टॉक डबल ट्रिपल होता है तो हमारे पोर्टफोलियो पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़े। नाउ इनिशियली एज द स्टॉक इज ब्रेकिंग आउट ऑफ स्टेज 1, we are going to enter with only 5 to 7% of our portfolio into that particular script. तो अगर हम जैसे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टॉक ने इधर 237 पे ब्रेकआउट दिया था एट अराउंड 237। तो हमें क्या करना, हमारा क्या प्रोसेस रहना चाहिए? हमने इधर अराउंड 5% ऑफ आवर पोर्टफोलियो डाला है। तो 5% ऑफ आवर पोर्टफोलियो का मतलब है अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो आपने उसमें 5,000 रुपए डालने हैं। तो मल्टीप्लाई इट इनटू मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख। तो अगर आपका 10 लाख का है तो 10 लाख में आपका 50,000 होगा, राइट? 5 to 7% ऑफ द पोर्टफोलियो से पोजीशन साइजिंग चालू करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हैज द स्टॉक गेन द मोमेंटम और नॉट। सो नाउ जैसे ही स्टॉक में मोमेंटम बिल्ड हो जाता है, हमारे 5 से 7% पोर्टफोलियो में हमने इन्वेस्ट किया है, सो उसको हम आगे जाकर पिरामिड कैसे करेंगे? तो उसको अगर आपको देखना है हाउ द मूविंग एवरेज लाइन विल मूव, ये हमारी मूविंग एवरेज की लाइन धीरे धीरे ऊपर जाएगी हमारी, राइट? इफ द स्टॉक इज इन स्टेज 2, हमारी मूविंग एवरेज की लाइन ऐसी जाएगी एंड you will see that the stock is again pulling back again and again. How does the stock pull back? The stock pull backs again and again like this.
Okay, so you will see that the stock is pulling back to the moving average again and again. This is the period where you should be averaging your gains on the winning side and keep on adding 2 to 3% of your portfolio on every dip towards the moving average. Now, just imagine if you are having a 15% exposure into this particular script and this stock doubles after your averaging. Okay, आपने आपका प्रीवियस ओरिजिनल बाय वाज एट अराउंड 233 रुपीस, बट जैसे जैसे आप ऊपर के प्राइस में एवरेज करोगे तो आपका एवरेज प्राइस भी डबल हो, एवरेज प्राइस भी बढ़ेगा। तो आप अज्यूम कर लो कि एवरेज प्राइस के आने के बावजूद भी स्टॉक डबल हो जाता है, तो आपको पोर्टफोलियो में 15% का रिटर्न मिलेगा। अंडरस्टूड? दैट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो आप इधर देख लो कि आपने इनिशियली 236 पे पोजीशन बिल्ड की है और आपने हर डिप पे जैसे ही मूविंग एवरेज के आसपास आता है आप आराम से 1-2% बाय करते चल रहे हो और इसी में पिरामिड कर रहे हो। तो आपका जो फर्स्ट बाय है उस पे हो सकता है आपको 100%, 200-300% रिटर्न मिल जाए फ्रॉम 236। इफ इट गोज टू 450 रुपीज यू विल गेट 100% रिटर्न ऑन योर फर्स्ट बाय। बट जब आप इधर बाय करोगे, इधर बाय करोगे, इधर बाय करोगे तो आपका एवरेज प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर के साइड में शिफ्ट होगा। तो हो सकता है आपके एवरेज प्राइस पे आपका जो रिटर्न है वो 50% ही हो, but as you are having a big exposure into this particular script, that 50% return is going to have a bigger impact on your portfolio rather than a smaller percentage gain, a smaller percentage exposure and bigger gain. Okay, तो इस हमारे जो विनिंग हॉर्स है उसी पे बेट करो और पुराने घोड़ों पे जो हमारे लूजिंग हॉर्स है उसमें से आपका पैसा निकाल कर आप इन स्टॉक्स में डाल सकते हो जो 30 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, बार बार पुल बैक ले रहे हो एंड वेयर यू हैड ऑलरेडी बिल्ट एन इनिशियल पोजीशन, राइट? सो दिस शुड बी द पोजीशन साइजिंग as a beginner from 5 to 7% and adding 2 to 3% on each and every dip towards the moving average. And what is your initial stop loss? Your initial stop loss is 15% below the stage 1 breakout, राइट? तो ये स्टेज 1 का ब्रेकआउट था, आपने इधर एंट्री की है तो स्टेज 1 का ब्रेकआउट के बिलो आपका 15% का एंट्री रहना चाहिए। मैं रिपीट करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एंट्री अराउंड थर्सडे टू फ्राइडे के आसपास की क्लोजिंग के, थर्सडे क्लोजिंग या फ्राइडे क्लोजिंग पे आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हो एंड टू टेक एन एंट्री फॉर अ बिगर पीरियड, स्टे इन द ट्रेंड फॉर 6 months 1 year as long as the trend lasts, because we never know कि कितना परसेंटेज गेन देगा। तो ऐसा मत सोचो कि स्टॉक ने 100% गेन दे दिया है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या पता 100% गेन के बाद में, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि 100% गेन होता है ऐसा, राइट? तो उसके बाद में हो सकता है कि स्टॉक एक पुल बैक ले ले और 30% गिर जाए, बट फिर इस कंसोलिडेशन में स्टॉक ने आपको एग्जिट सिग्नल नहीं दिया और फिर स्टॉक ने वापस से ब्रेकआउट दिया है, राइट? तो try to stay into this trend as long as the trend is going to last, right? तो क्योंकि भगवान को भी नहीं, even only God and liar knows कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि हम मूविंग एवरेज का इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ अब शायद ट्रेंड चेंज होने का समय आ चुका है तो अब हमें इसमें से निकलना चाहिए। सो that's it from my side, and I hope you have understood a lot of things today about relative strength, moving averages and stage analysis, and you can apply this same concept in stocks, in cryptocurrencies, or in any other asset classes where you see that price is getting plotted on the chart, क्योंकि आपको हमेशा प्राइस से मतलब रहना चाहिए, ना कि उस स्टॉक से कि वो स्टॉक का नाम क्या है या वो एसेट क्या है, right? So this can be applied, or this system can be applied on any of the assets where you see that a chart is there where you can plot a relative strength line and moving averages. Yeah, over to you Apurva ji. सो वाओ, एक ही चीज़ निकलती है कि आपने इतनी छोटी उम्र में आपकी जो ये सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है, एंड द पैशन एंड कॉन्फिडेंस इन विथ विच यू स्पीक अबाउट द टॉपिक शोज़ कि आपने कितना एफर्ट डाला है इसे सीखने में और समझने में। तो आपका जो चार्ट्स है, जो चार्ट्स प्लॉट करते हो वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा आपका ये जो पूरा सेशन है, पूरे हमारे जो 2 एपिसोड्स है उसमें बहुत कुछ सीखने मिला होगा और एक काफ़ी ऑब्जेक्टिव और रूल बेस्ड अप्रोच लेकर के आप काफ़ी अच्छी तरीके से जो मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग है, जो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का होराइजन वाले स्टॉक्स आप इसमें से ढूंढ सकते हो और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आपको इजीली मिल सकते हैं।
तो आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी इन दोनों ही एपिसोड से बहुत कुछ सीखने मिला होगा. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस. थैंक यू, द प्लेजर वाज ऑल माइन. सो अब हम हमारे शो के अंत में आ गए हैं. तो हमारी कुछ एक रैपिड फायर क्वेश्चंस की एक प्रथा होती है, तो बहुत सिंपल होते हैं, तो घबराइए नहीं. मेरा पहला सवाल रहेगा कि व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट बुक? Okay, so Secret of Profiting in Bull and Bear Markets by Stan Winston. Okay. So what are you watching these days? Currently, I am watching F1. As I have mentioned, I am a keen follower of F1 and cricket. So IPL में देखता हूँ और F1 currently हम live F1 races हो रही हैं. तो currently ऑस्ट्रेलियन जीपी होने वाली है नेक्स्ट वीक, तो उसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ. एंड नेटफ्लिक्स पे मैं काफी शोज बिंज करता हूँ. तो ड्राइव टू सर्वाइव है जो अभी देखा था, एंड वाइकिंग्स मुझे बहुत पसंद है. तो एंड फिर मुझे यूट्यूब पे, आई मीन मोस्ट पीपल विल फाइंड इट फनी बट आई लाइक कपिल शर्मा शो अ लॉट. तो उसमें मुझे बहुत मजा आता है कपिल शर्मा देखने में. श्योर. मार्केट्स में इतना स्ट्रेस होता है कि थोड़ी बहुत हंसी भी जरूरी है लाइफ में. आई थिंक लोगों को शायद कपिल शर्मा फनी नहीं लगता होगा, बट आई फाइंड कपिल शर्मा, आई मीन अपार्ट फ्रॉम हिम देयर आर मेनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कपिल शर्मा, राइट? तो वो काफी ज्यादा फनी होते हैं, तो इसलिए मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में. ओके. एंड वन लाइफ लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ अस? I think so. One thing that I want to share with everyone is do not have expectations with anyone. क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई इंसान से कि आपको वो कुछ आपके लिए वापस से कुछ करे, तो शायद आप, और वो इंसान नहीं करता हो आपके लिए, तो शायद आप हर्ट हो सकते हो काफी बार. और इसलिए एक्सपेक्टेशंस के साथ में आप इस दुनिया में एज ऑफ नाउ यू कांट स्टे विथ एक्सपेक्टेशन, बिकॉज देन यू आर गोइंग टू गेट हर्ट अ लॉट. सो अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो एंड इफ सम अदर पर्सन इज गिविंग यू हिज और हर ओन एफर्ट्स, देन यू विल फील हैप्पी अ लॉट. ओके, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आपको वो चीज सामने से मिल रही है. तो सो बेसिकली कर्म किए चलो और फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिल ही जाएगा. हाँ, तो वही बात है कि एक्सपेक्ट मत करो. सो इट कुड बी, मतलब आई मे साउंड blunt also, but do not expect anything from your parents also, not from your children also, because they are going to leave some of the other day. In the end, you'll have to do everything on your own, and I think so बहुत ज़्यादा हो गया है. So anyways, it was great talking to you, जैनेश. So आपसे बात करके भी बहुत मज़ा आया और कुछ आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा आज आपसे. तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स विद अस. थैंक यू, द प्लेजर वाज ऑल माइन. तो ये थे जैनेश कासलीवाल जी. इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने बहुत सारी इंसाइटफुल बातें सीखी, जिससे कि आप 5 गुना या उससे भी ज़्यादा तक बढ़ने वाले स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. सबसे पहली चीज़ हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात की. इसके बाद हमने स्टेज एनालिसिस कैसे करते ये देखा, और फाइनली प्राइस एक्शन और वॉल्यूम्स को कैसे आइडेंटिफाई करके आप ये स्टॉक्स ढूंढ सकते हो ये देखा. इसके अलावा हमने बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स भी लिए, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट भी देखा. तो मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे. ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. तो आज का हमारा काम है कि ऑप्शन के बाजार में किसी स्टॉक में अगर आउटलायर पोजीशंस बन रहे हैं, मान लो आप सारे स्टॉक्स में 100 लॉट के काम हुए, उसमें 1000 लॉट के काम हुए, तो भैया वो तो बाजार से बहुत बड़ा आउटलायर है. नॉर्मल से ज्यादा, जो एवरेज से ज्यादा अगर हो रहा है तो वो आपके रडार में आना चाहिए.